गं गणपतये नमः। मेरे YouTube परिवार के सभी सदस्यों को सादर प्रणाम, बच्चों को स्नेह। आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेके, मृदा प्रदूषण। जैसा कि हम पहले अन्य और वीडियो में आपको बता चुके हैं, वायु प्रदूषण के बारे में और जल प्रदूषण के बारे में, ध्वनि प्रदूषण के बारे में, इन सब के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, जिन्हें आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज मैं पुनः आपको मृदा प्रदूषण के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। आशा है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो मृदा प्रदूषण को जानने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनका बहुत 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 धन्यवाद, और जिन्होंने भी नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube चैनल और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। आइए हम चलते हैं अपने विषय की ओर, मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण हम ना करें, जीवन में हम आगे बढ़ें। अर्थात मृदा प्रदूषण अगर हम करेंगे तो हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, इसलिए हमें मृदा प्रदूषण करने से बचना चाहिए और आगे जीवन में बढ़ते रहना चाहिए। जब हमारी मृदा सुरक्षित होगी तभी हमें पौष्टिक आहार, पौष्टिक फल, पौष्टिक सब्जियां हमें मिलेंगी। उनमें सभी पोषक तत्व हमें अच्छे मिलेंगे, अर्थात वो किसी भी प्रकार से प्रदूषित नहीं होंगे। किंतु अगर हमारी मृदा ही प्रदूषित हो गई तो उनमें उगने वाले फल, फूल, सब्जियां, अनाज, ये सभी क्या होंगे? प्रदूषित हो जाएंगे, और उनसे जो हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो भी हमें दूषित ही प्राप्त होंगे। दूषित फल खाने से, दूषित अनाज खाने से, दूषित सब्जियां खाने से हमें अनेक प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी रोग हो सकते हैं। अतः हमें मृदा प्रदूषण से बचना चाहिए। तो मृदा प्रदूषण है क्या? तो मृदा प्रदूषण है क्या? तो हम सभी मानव जाति किस पे रहते हैं? मृदा पे ही रहते हैं। हमारे जीवन का आधार क्या है? मृदा है। तो मृदा को जब हम, इस मृदा में जब कई प्रकार के दूषित तत्व मिल जाते हैं और हमारी मृदा की गुणवत्ता क्या होती है? कम हो जाती है। तो मृदा समस्त जीव जगत के लिए एक आधार प्रदान करती है। मृदा मानव के क्रियाकलाप और कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से मृदा में या उसकी मृदा की गुणवत्ता में अवांछित परिवर्तन हो रहे हैं। उन अवांछित परिवर्तनों के कारण हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और इसी अवांछित परिवर्तन के कारण जो मृदा में बदलाव होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण कहते हैं। तो मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं? तो इसे हम परिभाषित रूप से कैसे कहेंगे कि जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मृदा में अवांछित पदार्थों, अर्थात जो हमारी मिट्टी है या मृदा है उसमें जब अवांछित पदार्थ जैसे जीवाणुनाशक, कीटाणुनाशक, उर्वरक, खाद, इन सब का प्रयोग हम अपने भोज्य पदार्थों के उत्पादन के लिए करते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए करते हैं, तो हम उन सब के लिए तो उपयोग करते हैं, किंतु इन सब का मृदा पे भी प्रभाव पड़ता है, और जिसके कारण मृदा में मिलने से हमारी मृदा क्या हो जाती है? इन सब के यानी कीटाणुनाशक, जीवाणुनाशक, उर्वरक, खाद, इन सब को जब हम मृदा में डालते हैं तो इनकी वजह से मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण कहते हैं। अर्थात जब हमारी जो मिट्टी है या मृदा है उसकी गुणवत्ता में कमी आती है, जिसकी वजह से वह मृदा हमें
लाभ पहुंचाने की जगह हानि पहुंचाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण कहते हैं। बच्चों, अभी हमने मृदा प्रदूषण के बारे में जाना। मृदा प्रदूषण अब क्यों होता है इसके बारे में जानते हैं। तो मृदा प्रदूषण जो ये लगातार जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लगातार बढ़ती जनसंख्या, उसकी आवश्यकताएं लगातार बढ़ रही हैं। तो इस कारण से लोग बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर रहे हैं, उद्योगों की स्थापना हो रही है, कृषि हेतु विभिन्न प्रकार के जमीनों का उपयोग किया जा रहा है, बड़े पैमाने में खनन किया जा रहा है। इन सब की वजह से मृदा में प्रदूषण होता है। तो मृदा प्रदूषण के कारण क्या क्या है? तो मृदा प्रदूषण के कारण पहला तो औद्योगिक कार्य, दूसरा शहरी त्याज्य, तीसरा रेडियोधर्मी पदार्थ, चौथा कृषि प्रक्रियाएं, पांचवा रासायनिक एवं धातुओं से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण, और छठवां है हमारा खनन। खनन के कारण भी बहुत सारा प्रदूषण होता है, और मृदा अवसाद, इसके कारण भी मृदा प्रदूषण होता है। तो ये हमारे मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। अब इनको हम एक एक करके आइए विस्तृत रूप में जानते हैं कि मृदा प्रदूषण इन सब की वजह से कैसे होता है। तो बच्चों, आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि औद्योगिक कार्य से किस प्रकार से मृदा प्रदूषित होती है। तो उद्योगों से जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ निकलता है और जो द्रव रूप में अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, इनको या तो मृदा में मिला दिया जाता है या नदियों में इन्हें प्रवाहित कर दिया जाता है। तो चाहे मृदा में मिलाया जाए, चाहे नदियों के द्वारा नदियों में प्रवाहित कर दिया जाए, तो मृदा में तो जब सीधे मिला दिया जाता है तो जिससे सीधे हमारी मृदा प्रदूषित हो जाती है। और दूसरा, नदियों में भी अगर इन अपशिष्ट पदार्थों को पानी के द्वारा, गंदे जल के द्वारा इनको नदियों में बहा दिया जाता है, तो नदियां भी क्या करती हैं? इनको बहाते हुए ले जाती हैं, और इन्हीं नदियों के पानी का उपयोग हम खेतों की सिंचाई के लिए नहरों के द्वारा करते हैं, जिससे वो अवांछित पदार्थ, वो अपशिष्ट पदार्थ, वो प्रदूषक आके हमारी मृदा में मिल जाते हैं, और इस प्रकार से हमारी मृदा प्रदूषित हो जाती है। तो चाहे ठोस अपशिष्ट पदार्थ हो उद्योगों के द्वारा निकले हुए, चाहे जलीय अपशिष्ट पदार्थ हो, इन दोनों के द्वारा ही हमारी मृदा ही प्रदूषित हो रही है। और मृदा प्रदूषण के कारण, इन प्रदूषकों के कारण, जो उद्योग से जो प्रदूषक निकलते हैं, उन प्रदूषकों के कारण हमारी मृदा प्रदूषित होती है। मृदा में उसकी जो गुणवत्ता है, उसके भौतिक गुणों, उसके रासायनिक गुणों में इन प्रदूषकों के कारण परिवर्तन हो जाता है, और इसी कारण हम कहते हैं कि औद्योगिक कार्य से हमारी मृदा प्रदूषित हो रही है। ये हमारा पहला और सबसे बड़ा कारण है। औद्योगिक क्षेत्रों का बहुत बड़े क्षेत्रों में स्थापना और इस स्थापित उद्योगों के कारण हमारी मृदा प्रदूषित होती जा रही है, और इसकी ये सबसे बड़ा मृदा प्रदूषण का कारण है औद्योगिक कार्य। फिर आइए हम चलते हैं अपने दूसरे कारण की ओर। तो मृदा प्रदूषण का दूसरा कारण है शहरी प्रदूषण। जो हमारे शहर में हम लोग निवास करते हैं, तो शहर में हमारे द्वारा विभिन्न प्रकार के घरेलू कार्यों में भी विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ हमारे घर से निकलते हैं। प्लास्टिक के रूप में ठोस हम पन्नियों का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक के पदार्थों का उपयोग करते हैं, विभिन्न अन्य और भी प्रदूषक पदार्थ हमारे घरों से निकलते हैं। और सबसे बड़ा और जो प्रदूषक हमारे शहरी एरिया से निकलता है वो है वहित मल, जो सीवेज के द्वारा निकाला जाता है। और ये वहित मलों को ले जाके कहीं शहरी एरिया से बाहर ऐसी जगह पे छोड़ा जाता है जो हमारे कृषि योग्य नहीं होती हैं, तो उन स्थानों पे इन वहित मलों को छोड़ दिया जाता है। तो ये वहाँ की मृदा को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं, और वो मृदा प्रदूषित तो होती ही है, और साथ ही साथ जहाँ इनको फेंका जाता है
तो वहाँ का वातावरण भी क्या होता है, दुर्गंध युक्त हो जाता है। और दुर्गंध युक्त वातावरण से वहाँ रहने वाले लोगों के आने जाने में, उस स्थान से जो भी निकलता है उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। यानी यह जो शहरी एरिया से जो वाहित मल निकाला जाता है वह है लोगों के जो वातावरण होता है उसको प्रदूषित करता है और हमारी मृदा को भी प्रदूषित करता है। तो इस तरह से शहरी प्रदूषक हमारे मृदा प्रदूषण का एक और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है। इसके अलावा जो व्यावसायिक क्षेत्र हमारा होता है, इसमें प्लास्टिक, कार या यातायात के जो साधन है, जैसे कार हो गई, बस हो गई, ट्रेन हो गई, इनसे जो हमारे खराब हो जाते हैं, इन सभी चीज़ों को, जो खराब हुई चीज़ों को ले जाके कहाँ फेंका जाता है, मृदा में ही तो रखा जाता है। और जहाँ पे ये रखे हुए होते हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ की मृदा प्रदूषित होती जाती है। और जब वर्षा होती है तो वह प्रदूषित मृदा जो है वर्षा के जल के साथ बह जाती है और बह के हमारे उन स्थानों पे आके रुकती है जो हमारे कृषि योग्य भूमि होती है, जिसके कारण हमारी कृषि योग्य भूमि भी क्या होती है, प्रदूषित होती है। इस तरह से चाहे वह शहरी प्रदूषक हो, चाहे औद्योगिक कार्य के प्रदूषक हो, ये सभी हमारे वातावरण को, हमारी मृदा को प्रदूषित कर रहे हैं। आइए मृदा प्रदूषण का अगला कारण हम जानते हैं, रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ, इनसे अनेक प्रकार की तरंगें निकलती हैं, किरणें निकलती रहती हैं। ये किरण 24 घंटे इन पदार्थों से ऐसी हानिकारक किरणें अल्फा, बीटा, गामा निकलती रहती हैं जो हमारी मृदा को नुकसान पहुंचाती है। उसके जो गुणवत्ता होती है मृदा की, उस गुणवत्ता को कम करती है और हमारी मृदा प्रदूषित हो जाती है। फिर आइए हम जानते हैं मृदा प्रदूषण का अगला कारण। बच्चों, मृदा प्रदूषण का अगला कारण है कृषि प्रक्रियाएं। कृषि प्रक्रियाएं, कृषि प्रक्रिया अर्थात कृषि करना तो अच्छी बात है, तो कृषि प्रक्रिया किस प्रकार से हमारी मृदा को प्रदूषित करती है? तो कृषि प्रक्रियाओं में, कृषि प्रक्रियाएं जो है वो हमारी मृदा को प्रदूषित नहीं करती हैं। कृषि प्रक्रियाओं के में जब हम कीटाणुनाशक, कीटनाशक, जीवाणुनाशक या रासायनिक उर्वरक का जब बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारी मृदा में इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी उसकी गुणवत्ता धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाती है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो कृषि प्रक्रियाएं हैं वह भी हमारी मृदा को प्रदूषित करने का एक कारण है। अर्थात क्योंकि हमारे देश में लगातार जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और जनसंख्या में वृद्धि होने की वजह से इनको भोजन उपलब्ध कराना आवश्यक है। तो क्योंकि हमारे पास जमीन तो उतनी ही है, तो जमीन तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जमीन को जब बढ़ा नहीं सकते तो हम फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। और ये रासायनिक उर्वरक एक तरफ फसल तो उत्पादन करते हैं, लेकिन इनका विपरीत प्रभाव मृदा पे पड़ता है, और इसीलिए हम फसल को नुकसान करने वाले कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, कवकनाशकों का उपयोग करते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, हमारी मृदा को प्रदूषित करते हैं। कीटनाशकों का उपयोग जब हम करते हैं तो कीटनाशक एक तरफ तो जो हमारे फसलों के उत्पादन में जो सहायक जीव हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। हानिकारक जीवाणु कीटों को तो मारते ही हैं, लेकिन जो लाभदायक जीव होते हैं हमारे फसलों के उत्पादन के लिए, उन कीटों को भी मार देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी मृदा धीरे धीरे उसकी गुणवत्ता में कमी आती जाती है और इस तरह हमारी मृदा प्रदूषित होती है। फिर बच्चों, मृदा प्रदूषण का हमारा अगला कारण है रासायनिक एवं धातुई प्रदूषण। कुछ हम ऐसी धातुओं का उपयोग करते हैं जो
उपयोग के पश्चात हम उसे मृदा में फेंक देते हैं, या फिर कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों को उपयोग करते हैं, उनको उपयोग के पश्चात जो भी बचता है उसको हम कहाँ फेंकते हैं, मृदा में ही फेंकते हैं। इस वजह से ये रासायनिक पदार्थ, धात्विक पदार्थ जो नुकसानदायक होते हैं वो हमारी मृदा में मिलके हमारी मृदा को प्रदूषित करते हैं। तो हमारी मृदा प्रदूषण का जो अगला कारण है खनन। खनन के कारण हमारी मृदा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषित होती है। खनन के कारण जो भूमि है उसकी ऊपरी परत जो मृदा कहलाती है वह धीरे धीरे क्या होती जाती है, हट जाती है, जिसके कारण चारागाह और कृषि योग्य भूमि या उर्वरा युक्त जो भूमि होती है उसकी कमी होती जा रही है। और खनन के ही कारण क्या होता है कि हम खनन के कारण हमारे वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, और उस CO2 के कारण हमारे पृथ्वी पे ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा आदि ऐसे खतरनाक दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं जिसको हम सभी ने अनुभव किया है और देख रहे हैं। बच्चों, मृदा प्रदूषण का जो हमारा अगला कारण है मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन कहते किसे हैं? तो जब कभी तेज वर्षा होती है या तेज आंधी तूफान आते हैं, इसकी वजह से मिट्टी की जो हमारी भूमि है, भूमि की जो ये ऊपरी परत है ये हट जाती है, या आंधी के साथ उड़ गई, पानी के साथ बह गई। तो ये जब हट गई तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन। तो जब हमारी मृदा हट गई इसे ही हम कहते हैं मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन के कारण भी हमारी मृदा प्रदूषित होती है। क्या होता है कि जब कृषि योग्य भूमि में अन्य तेज वर्षा, आंधी तूफान, इन प्राकृतिक कारणों की वजह से जब हमारी उपजाऊ मिट्टी से उपजाऊ मृदा हट गई और उस बाढ़ के कारण, उस वर्षा के कारण, उस आंधी तूफान के कारण अनेक प्रकार के अन्य मलबे या अन्य अनुपयुक्त पदार्थ आके इस जगह एकत्रित हो जाते हैं, जिसकी वजह से यह हमारी उपजाऊ भूमि क्या होती है, अनुपजाऊ हो जाती है। इस तरह से हमारी मृदा अपरदन के कारण भी प्रदूषित होती है। तो हमने अभी जाना मृदा प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं। अब हम आइए जानते हैं कि मृदा प्रदूषण की वजह से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। हम मानव जाति, जीव जंतु, पेड़ पौधों के ऊपर मृदा प्रदूषण के कारण क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों, अभी हमने जाना मृदा प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसके कारण संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण जीव जो इस संसार में हैं, संपूर्ण पेड़ पौधे सभी किसी न किसी रूप से मृदा प्रदूषण के कारण प्रभावित होंगे, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। तो ये असर कैसे पड़ता है इसके बारे में आइए हम जानते हैं कि मानव जाति पर यानी मानव पर मृदा प्रदूषण का कैसे प्रभाव पड़ता है। तो जैसे हम मान लेते हैं हमारा छोटा बच्चा, हम सब अपने आप को खेलने से तो रोक सकते हैं, लेकिन हम बच्चों को नियमित रूप से खेलने से उन्हें रोक नहीं सकते हैं। तो हमारा छोटा बच्चा खेलने के लिए मैदान में जाता है, मैदान में गया तो स्वाभाविक रूप से वह मृदा के संपर्क में आ जाता है, और हमारे बच्चे अति संवेदनशील होते हैं। तो जब वह प्रदूषित मृदा में खेलते हैं तो इसकी वजह से उस बच्चे के अंदर इतनी ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है, और वह प्रदूषित मृदा किसी न किसी रूप में उस बच्चे के ऊपर हानिकारक प्रभाव डालती है। इस तरह से यह एक मैंने छोटा सा उदाहरण आपको बताया है कि प्रदूषित मृदा के संपर्क में आने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं।
सबसे ज़्यादा बच्चों को इससे खतरा होता है, क्योंकि बच्चे नियमित रूप से किसी न किसी रूप में मृदा के संपर्क में खेलने के बहाने या उनको घूमने जाना है, किसी न किसी बहाने वो मृदा के संपर्क में आते हैं। तो इस तरह से बच्चों को सबसे ज़्यादा जोखिम होता है मृदा प्रदूषण से प्रभावित होने का। अब हम जानते हैं कि मानव पर मृदा प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मृदा प्रदूषण का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पे पड़ता है? मानव जाति पर। तो मानव पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, आइए इसको हम समझते हैं। कि जैसे जो प्रदूषित मिट्टी है वहाँ पे हम फसल, सब्जी, अनाज इन सब की पैदावार करते हैं। तो उस मिट्टी में जो प्रदूषक होते हैं उन प्रदूषकों को ये फसल, ये पौधे अवशोषित कर लेते हैं। अब जब अवशोषित कर लिए और फिर यह उस जो प्रदूषक को इन्होंने अवशोषित किया वह है कि मनुष्यों में इसका स्थानांतरण कर देते हैं, क्योंकि उन पौधों के द्वारा उत्पन्न फसल, बीज, फल को हम खाते हैं। तो वह इन रूपों में हमारे अंदर उसको, उन प्रदूषकों को क्या करते हैं? स्थानांतरित कर देते हैं। और फिर इसके परिणाम स्वरूप हमारे अंदर कई छोटे बड़े रोगों में वृद्धि हो जाती है। कुछ तो ऐसे रोग हो जाते हैं हमें जो हमारे शारीरिक बनावट, यानी जो हमारी शारीरिक संरचना है उसमें परिवर्तन कर देते हैं, और यह फिर वंशानुगत बीमारी के रूप में बदल जाती है। अर्थात कि जो हम फसल के द्वारा, फलों के द्वारा, अनाज के द्वारा जो पौधे हमें स्थानांतरित करते हैं जिन प्रदूषकों को, उन प्रदूषकों के द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां कुछ वंशानुगत हो जाती हैं, कुछ अल्प समय के लिए होती हैं और कुछ लंबे समय तक के लिए हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, और इनका निवारण जल्दी संभव नहीं होता है। तो हमें प्रदूषित फल, फूल, सब्जी आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। फिर अब हम जानते हैं कि इस मृदा प्रदूषण का पौधों पे क्या प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण का पौधों पे प्रभाव, तो मृदा प्रदूषण का पौधों पे क्या प्रभाव पड़ता है कि जिस प्रकार से मानव जाति पर, पशुओं पर इसका प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार से मिट्टी में जब उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, उत्पादकता कम हो जाती है, तो उस मृदा में या तो अम्लीयता बढ़ जाती है या क्षारीयता बढ़ जाती है, जिसके कारण वहाँ कुछ स्थानीय पौधे ज़्यादा वृद्धि करने लगते हैं, और ऐसे पौधे जो हमारे लिए वांछित हैं वो पौधे धीरे धीरे वहाँ उसका उत्पादन कम होने लगता है, और अवांछित पौधे वहाँ ज़्यादा उत्पन्न होने लगते हैं, और जिसकी वजह से वहाँ धीरे धीरे वहाँ की ज़मीन क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। तो मृदा प्रदूषण की वजह से वहाँ स्थानीय पौधे ज़्यादा मात्रा में होने लगते हैं, और जो हमारे वांछित पौधे हैं वो धीरे धीरे उनका उत्पादन कम होने लगता है। अर्थात अवांछित पौधे जिनका कोई उपयोग नहीं, ऐसे पौधे वहाँ उगने लगते हैं। तो इस तरह से पौधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। मिट्टी प्रदूषण का अगला प्रभाव क्या हो सकता है? जैसे मिट्टी की उर्वरकता में कमी। जो हमारी मिट्टी होती है उसकी जो उर्वरक क्षमता होती है, उर्वरता की क्षमता होती है, उसमें कमी आ सकती है। किस प्रकार से? जैसे कि उस स्थान पे जो उसके पोषक तत्व होते हैं उनमें कमी आ जाती है, और उस मृदा में जो जहरीले रसायन होते हैं, जहरीले पोषक तत्व होते हैं, उनकी अधिकता हो जाती है। और ऐसे मृदा प्रदूषण युक्त जमीन पर जब हम फल, सब्जी आदि उत्पन्न करते हैं तो वो जो उससे हमें फल, फूल, सब्जियां, अनाज प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं? वो प्रदूषित होते हैं, हानिकारक, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। वो हमें
जहरीले पदार्थ के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे फलों को, ऐसे सब्जियों को, ऐसे अनाज को जब हम सेवन करते हैं तो हमें बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार से मिट्टी में उर्वरता की कमी और जहरीले पदार्थों की वृद्धि से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। फिर अगला कारण है विषाक्त धूल। तो क्या होता है कि जब कभी जहाँ खनन होता है तो खनन होने से क्या होता है कि वहाँ छोटे छोटे ठोस पदार्थ धूल के कण के रूप में उड़ते हैं और वो हमारे वातावरण में छा जाते हैं। और वातावरण में छाने से वही मृदा के ही छोटे छोटे कण वातावरण को क्या कर देते हैं, धूल से युक्त वातावरण बना देते हैं। फिर जब हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा वह धूल के कण हमारे फेफड़ों तक पहुंचते हैं और हमारी श्वसन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। अर्थात खनन के द्वारा जो विषाक्त धूल उत्पन्न होती है वह हमारे श्वसन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। तो ये विषाक्त धूल जो है यह भी हमारे मानव स्वास्थ्य पर एक बुरा प्रभाव डालती है। फिर क्या, मिट्टी की संरचना में परिवर्तन। मृदा प्रदूषण जो होता है वह मिट्टी की संरचना में परिवर्तन कर देता है। तो मिट्टी की संरचना में परिवर्तन होने से उस स्थान पे रहने वाले जीव जंतु क्या होते हैं, वो जब उनके उपयोग युक्त वह मृदा नहीं रह जाएगी तो वहाँ के जीव क्या हो जाएंगे, वो मृत हो जाएंगे। जैसे किसी मिट्टी में केचुए बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं लेकिन वह मिट्टी विषाक्त हो गई या प्रदूषित हो गई तो वो धीरे धीरे वहाँ के जो केचुए होते हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। जब केचुए मर जाएंगे तो उन केचुओं को खाने वाले जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो भी उस स्थान से दूर चले जाएंगे, क्योंकि जब उन्हें केचुआ वहाँ उपलब्ध ही नहीं होगा तो वो वहाँ क्यों रहेंगे। तो केचुओं को खाने के लिए अन्य जीव जंतु आते हैं। केचुआ वहाँ पे रहता था तो मिट्टी को क्या करता था, उपजाऊ बनाता था। किंतु मृदा प्रदूषण के कारण केचुए मर गए। अब केचुए मर गए तो वहाँ जो अन्य जीव जंतु रहते थे वो भी वहाँ से क्या हो गए, दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए। इस तरह से मिट्टी की संरचना में जब परिवर्तन होता है मृदा प्रदूषण की वजह से तो पशु पक्षियों का या अन्य जीव जंतुओं का वहाँ से क्या होने लगता है, स्थानांतरण होना। वो वहाँ उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान की ओर चल देते हैं। फिर है अगला कारण वातावरण में प्रदूषण। तो जैसे हम जानते हैं कि जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनको घरों से जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ निकला, उद्योगों से जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ निकला या अन्य जो भी ठोस अपशिष्ट पदार्थ है, इनको ले जाके कहाँ फेंका जाता है, मृदा में। और मृदा में जब इनको फेंक दिया जाता है तो ये धीरे 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 ये क्या होते हैं, सड़ते रहते हैं। तो सड़न की वजह से इसमें दुर्गंध युक्त जो गैसें निकलती हैं वो हमारे वातावरण को क्या करती हैं, दुर्गंध युक्त कर देती हैं और जिसकी वजह से वहाँ का पूरा वातावरण क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार से ये मृदा प्रदूषण मानव जाति पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव डालती है और मानव में अनेक रोग उत्पन्न करती है। अब आइए हम मृदा प्रदूषण के निवारण अर्थात मृदा प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है इसके बारे में जानते हैं। बच्चों, इस प्रकार से हमने जाना कि मृदा प्रदूषण मानव जीवन पर, पौधों पर, वातावरण में किस प्रकार से इसका बुरा असर पड़ता है। अब हम मृदा प्रदूषण को कम कैसे कर सकते हैं, इसके कुछ उपाय हैं जिन्हें आइए हम जानते हैं कि जैसे जो ठोस और अनुपयोगी पदार्थ हैं इन्हें हमको क्या करना चाहिए, मृदा में यानी मिट्टी में हम ले जाके या तो फेंक देते हैं या मृदा में गाड़ देते हैं। तो इन्हें हमें उन मृदा में फेंकने से बचना चाहिए, उनको वहाँ दफनाने से बचना चाहिए। दूसरा, जो हमारे वन हैं
ये मृदा को क्या करते हैं, अपनी जड़ों में बांधे हुए रखते हैं और वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो वनों को नहीं काटना चाहिए। तीसरी बात कि पशुओं को चरने से हमें रोकना चाहिए। जो मृदा में छोटे छोटे घास फूस चारा ये सब होते हैं, क्या करते हैं, मृदा को पकड़े हुए रहते हैं। तो बाढ़ आने पे, आंधी आने पे हमारी मृदा उस बहाव में बहती नहीं है, किंतु पशुओं के द्वारा अत्यधिक चारण से ये सब क्या होते हैं, इनकी मात्रा कम हो जाती है। और फिर जब तेज आंधी आती है, वर्षा होती है, तो ये फिर मृदा क्या होती है, हमारी बह जाती है। तो पशुओं के अत्यधिक चारण को रोकना चाहिए। फिर फसल चक्र, हमें जो हम मृदा पे फसलों का उत्पादन करते हैं, तो हम मृदा को एक ही फसल लगातार नहीं बोना चाहिए। हमें उस मिट्टी में, उस मृदा में लगातार एक ही फसल को बार बार नहीं बोना चाहिए। हमें फसल को बदलते रहना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, फसल चक्र। अर्थात एक साल हमने गेहूं बोया, दूसरे साल हम उसमें दलहन वाली फसलों को बो सकते हैं, जिससे मृदा की उर्वरक क्षमता बनी रहती है। फिर सिंचाई का हमें उपयुक्त साधन अपनाना चाहिए, जिससे कि हम मृदा में फव्वारे के रूप में सिंचाई करें, तो मृदा हमारी बहे ना। और ऐसी व्यवस्था जो फव्वारे के द्वारा सिंचाई करना या बूंद बूंद प्रणाली के द्वारा हमें सिंचाई करना चाहिए, जिससे अत्यधिक मात्रा में जल का भी हम खराब होने से रोक सकते हैं और हमारी मृदा भी बहने से बच सकती है। और इस तरह से हम उचित सिंचाई की विधियों का उपयोग करके मृदा को बहने से, कटने से या मृदा प्रदूषण से बचा सकते हैं। फिर हम फसलों के उत्पादन के लिए जो कीटनाशक, रासायनिक उर्वरकों का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं, तो उसको हमें कम उपयोग करना चाहिए या फिर हमें जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। तो जैविक खाद क्या होती है, ये हमारे लिए लाभदायक होती है। यह स्वयं के द्वारा हम जब विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों को किसी गड्ढे में डाल के उन्हें वहाँ सड़ाते हैं, फिर अगले साल उसको खेतों में फेंक दिया जाता है। इस तरह जैविक खाद को जब हम उपयोग करते हैं, तो वह जैविक खाद हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है। इन रासायनिक और कीटनाशक का उपयोग हमें जितना कम से कम हो सके उपयोग करना चाहिए। फिर जो ठोस पदार्थ हैं, ठोस पदार्थों को हम मृदा में, मिट्टी में, भूमि में कहीं भी ले जाके फेंक देते हैं, तो इससे हमारी मृदा क्या होती है, प्रदूषित होती है। तो हमें उन ठोस पदार्थों को, जैसे प्लास्टिक हो गई, विभिन्न प्लास्टिक की वस्तुएं हो गई, विभिन्न प्रकार के ऐसे जैसे लोहे के सामान हो गए, तांबा के सामान हो गए, हम ले जाके मृदा में फेंक देते हैं। ये कई वर्षों तक ये खराब नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, इन्हें पिघलाकर, गलाकर पुनः उपयोग की वस्तुएं बना सकते हैं, जिससे हमारी मृदा भी प्रदूषित होने से बच जाएगी और हम उन वस्तुओं का पुनः से उपयोग कर सकते हैं। अगला हमारा जो उपाय है, मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, मनुष्यों के जो मल होते हैं, पशुओं के द्वारा जो पशुओं के जो गोबर होते हैं, इससे, इन सब से हमें बायोगैस बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। और जो अगला हमारा जो मृदा प्रदूषण कम करने का उपाय है क्या, कि जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, उन्हें हम ले जाके ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं। तो उन्हें हम ऐसे ही कहीं नहीं उन्हें फेंकना चाहिए। उन्हें हमें या तो बंद गड्ढे का उपयोग करना चाहिए, ऐसा गड्ढा जिसमें एक ही जगह सब कोई फेंके और वह गड्ढा कैसा हो, बंद हो, उस गड्ढे में फेंकना चाहिए। और जिससे कि उसमें उत्पन्न विभिन्न जो हानिकारक गैसें हैं वह हमारे वातावरण में
आके ना मिले और हमारा वहाँ का वातावरण भी दुर्गंध युक्त ना हो। और फिर हमें जो मृदा प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण मृदा अपरदन के कारण भी होता है। तो मृदा अपरदन को कैसे रोकना चाहिए? तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए हमें पेड़ पौधों को लगाना आवश्यक है। हम सबको प्रेरित करें कि पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाएं और मृदा प्रदूषण को रोकें। अब पेड़ पौधों का दुष्परिणाम तो आज हम सभी देख रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना जैसी बीमारी आज एक महामारी के रूप में हमारे पूरे समाज में, पूरे विश्व में फैल चुकी है और हम सभी आज घर के अंदर कैद हैं। तो हमें आज ऑक्सीजन का महत्व समझ में आ गया है। और ऑक्सीजन हमें कौन प्रदान करता है? पेड़ पौधे। कहते हैं हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। तो पेड़ पौधों को जैसे हम लगाते जाएंगे तो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी भी बढ़ती जाएगी, वातावरण में मृदा प्रदूषण भी कम होगा, हमारा वातावरण भी शुद्ध होगा। तो हम आज पेड़ पौधों के महत्व को समझ गए हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। फिर मृदा प्रबंधन को स्वीकारना, मृदा प्रबंधन को हमें स्वीकारना चाहिए जिससे मृदा प्रदूषण कम हो। और अगली बात कि हम जो कीटनाशी या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं उन्हें कम करके हमें लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि जैव उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे कि हमें हानिकारक कोई भी प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर ना पड़े। इस तरह से बच्चों हमने जाना कि मृदा प्रदूषण को कैसे हम रोक सकते हैं। तो हम सब आज ऑक्सीजन की कमी को देख रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति के शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको हम ऑक्सीजन खरीद के पहुंचा रहे हैं। तो जब पेड़ पौधे हमें मुफ्त में ऑक्सीजन देते हैं, उन पेड़ पौधों को हमने तो काट के और वहाँ पे अपने रहने योग्य स्थान बना लिया है। तो इस रहने योग्य स्थान में हमें कुछ स्थान पेड़ पौधों के लिए भी छोड़ना चाहिए, पेड़ पौधों को भी लगाना चाहिए, जिससे कि हम कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। तो बच्चों आज हमने मृदा प्रदूषण के बारे में जाना। आप सभी मेरे लाइव क्लास में 8 बजे से 9 बजे तक जुड़ते हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लाइव क्लास में जुड़ें और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई जाती हैं उसको ग्रहण करें और कहीं ना कहीं यह पढ़ा हुआ आपके जीवन में काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।